7 अप्रैल 2026 ईस्टर संडे का दिन था। दुनिया भर में लोग एक शांतिपूर्ण और पवित्र त्योहार मना रहे थे। बिल्कुल। और ठीक उसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं। और मतलब ये कोई कूटनीतिक संदेश नहीं था, ना ही कोई आम राजनीतिक बयान। जी, वो एक बहुत ही सीधी और खौफनाक चेतावनी थी। हाँ, संदेश था, स्ट्रेट खोलो वरना तुम्हारी पूरी सभ्यता आज रात खत्म हो जाएगी। एक ऐसी सभ्यता जो 7,000 साल पुरानी है, जिसने दुनिया को गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन शास्त्र दिया, उसे महज कुछ घंटों में, एक रात के अंदर नक्शे से मिटा देने की बात। सच में, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक ऐसा बयान था जिसने उस दिन ग्लोबल मार्केट से लेकर दुनिया भर के रक्षा मंत्रालयों में हड़कंप मचा दिया। और यहीं से हमारे आज के इस डीप डाइव की चर्चा शुरू होती है। सही कहा। पिछले कुछ दिनों से हम भू राजनीतिक विश्लेषणों, खुफिया दस्तावेजों और अप्रैल 2026 तक के इस पूरे संकट के नोट्स के पुलिंदे को खंगाल रहे हैं। और ईमानदारी से कहूं तो इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज सबसे ज्यादा डराती है, वो कोई मिसाइल या न्यूक्लियर बम नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो है पानी का एक संकरा सा रास्ता जो मुश्किल से 34 किलोमीटर चौड़ा है। देखिए, बाहर से देखने पर ये अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की एक क्लासिक सैन्य टक्कर लगती है। न्यूज़ चैनल्स पर लड़ाकू विमान और तबाह हुई इमारतें दिखेंगी। लेकिन अगर इन दस्तावेजों की गहराई में जाएं, तो असली युद्ध उन मिसाइलों से लड़ाई नहीं जा रहा है। हाँ, मतलब असली युद्ध लड़ा जा रहा है दुनिया के व्यापारिक रास्तों और ग्लोबल करेंसी पर। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ट्रंप की इस भयानक धमकी की जड़ में एक जल मार्ग है, होर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भूगोल की दुनिया में एक कहावत है कि भूगोल ही भाग्य है, और यहां ये बात पूरी तरह सच साबित होती है। तो सबसे पहले मैं ये समझना चाह रहा था कि फारस की खाड़ी का ये छोटा सा हिस्सा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब इसके लिए तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की नौबत क्यों आ गई? इसे समझने के लिए आपको दुनिया के नक्शे और ग्लोबल इकोनॉमी की नसों को देखना होगा। हुर्मुज दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट? हाँ, चोक पॉइंट मतलब एक ऐसी संकरी जगह जहां से गुजरना मजबूरी हो और जिसे आसानी से ब्लॉक किया जा सके। इसकी कुल चौड़ाई सिर्फ 34 किलोमीटर है, लेकिन पानी के अंदर की गहराई और चट्टानों को देखें तो विशाल तेल के जहाज़ों के निकलने का जो असल रास्ता है, शिपिंग लेन, वो केवल 3 किलोमीटर चौड़ा है। एक मिनट, सिर्फ 3 किलोमीटर? मतलब अगर कोई किनारे पर खड़ा हो तो आराम से उस पार देख सकता है। बिल्कुल। और इसी 3 किलोमीटर के संकरे रास्ते से दुनिया का 20% कच्चा तेल और 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG गुजरती है। ओहो। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, कतर, मिडल ईस्ट के इन सभी देशों का तेल यहीं से बाहर निकलता है। हम हर दिन लगभग 18 से 20 मिलियन बैरल तेल की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसे आसान भाषा में समझूं तो ऐसा है कि दुनिया की इकोनॉमी एक भारी भरकम 10 लेन के हाईवे पर दौड़ रही है, लेकिन उस हाईवे के बीच में अचानक एक सिंगल लेन का टोल बूथ आ जाता है। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। और अगर वो टोल बूथ बंद हो गया तो आगे जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल। पूरा का पूरा ट्रैफिक वहीं जाम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उस टोल बूथ की चाबी ईरान की जेब में है, जो इसके ठीक उत्तरी किनारे पर बैठा है। सही समझ रहे हैं आप। और 2026 में ईरान ने ठीक यही किया। उसने दुनिया को आर्थिक रूप से पंगु बनाने वाले इस बटन को दबा दिया। तो उन्होंने इसे बंद कैसे किया? ईरान ने इस पूरे रास्ते को समुद्री माइंस, यानी पानी के अंदर फटने वाले बमों और ड्रोन हमलों के जरिए पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन इसका जमीन पर असल असर क्या हुआ? क्योंकि हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सिर्फ रास्ता बंद होने से अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $4.30 प्रति गैलन तक पहुंच गई। जी। और ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $90 के पार चला गया। खाड़ी देशों को अपना तेल उत्पादन हर दिन 91 लाख बैरल तक रोकना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। जैसे ही ईरान ने ड्रोन हमले शुरू किए और माइंस बिछाईं, सबसे पहला असर जहाजों पर नहीं पड़ा। अच्छा, तो किस पर पड़ा? बीमा कंपनियों पर, इंश्योरेंस। अरे हाँ। कोई भी बीमा कंपनी उन लाखों करोड़ों डॉलर के तेल टैंकरों को इंश्योरेंस कवर देने के लिए तैयार नहीं थी। और बिना इंश्योरेंस के कोई भी जहाज अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल सकता। नतीजतन तेल वहीं का वहीं फंस गया। ग्लोबल मार्केट में सप्लाई अचानक गिर गई और महंगाई आसमान छूने लगी। यार, ये तो पूरा सिस्टम ही लॉक करने वाली बात हो गई। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा पीछे जाना है। मैं समझ सकता हूँ कि ईरान के पास ये ताकत है,
लेकिन कोई भी देश इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? मतलब 2015 में तो ईरान और अमेरिका के बीच JCPOA नाम की एक न्यूक्लियर डील हुई थी। दोनों देशों के बीच चीजें तो सामान्य हो रही थी। तो 2026 आते आते दुश्मनी इस हद तक कैसे पहुंच गई कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लग गई? देखिए, अगर इस दुश्मनी को सिर्फ 2015 या 20 के नजरिए से देखेंगे तो ये कभी समझ नहीं आएगी। इन दस्तावेजों में जो सबसे गहरा पॉइंट है वो ये है कि इस कड़वाहट की जड़ें 70 साल पुरानी हैं। 70 साल? जी, हमें 1953 में जाना होगा। ईरान के लोगों के लिए अमेरिका द्वारा किया गया वो तख्ता पलट सिर्फ इतिहास की किताब का कोई पन्ना नहीं है, वो उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। वो आज भी उनके जहन में ताज़ा है। 1953, लेकिन दुनिया 2026 में आ गई है। कोई देश 70 साल पुरानी बात के लिए आज इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? क्या ये 1953 का हवाला देना सिर्फ एक राजनीतिक बहाना नहीं है? नहीं, ये बहाना नहीं है। ये एक ऐसा ट्रॉमा है जिसने उनके सोचने का तरीका ही बदल दिया। मैं समझाती हूँ। 1951 में ईरान के एक बेहद लोकप्रिय और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसाद्देक। अच्छा। उस वक्त ईरान का पूरा तेल ब्रिटिश कंपनियों के कंट्रोल में था। मोसाद्देक ने कहा कि ईरान का तेल ईरान के लोगों का है और उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी ब्रिटिश कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो जाहिर है ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। तो इसके जवाब में 1953 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर ऑपरेशन अजाक्स चलाया। ओहो। उन्होंने ईरान के अंदर दंगे भड़काए, मोसाद्देक की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और उनकी जगह शाह को सत्ता में बिठा दिया। शाह एक ऐसे तानाशाह थे जो पूरी तरह से पश्चिमी देशों के इशारों पर काम करते थे। तो मतलब एक लोकतांत्रिक देश को सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया गया क्योंकि वो अपने संसाधनों पर खूब का हक चाहता था। हाँ, और यही वो घाव था जिसने ईरान के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक नफरत का बीज बोया, और यही नफरत 1979 की इस्लामिक क्रांति के रूप में फूटकर बाहर आई। हाँ, जहां आयतुल्लाह खुमैनी का उदय हुआ और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। बिल्कुल। और आपको याद होगा, उसी दौरान अमेरिकी दूतावास के 52 लोगों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। यहीं से ईरान की नज़र में अमेरिका ग्रेट सैटन यानी सबसे बड़ा शैतान बन गया। और शायद अमेरिका की नज़र में ईरान एक चरमपंथी देश बन गया। खैर, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं यहाँ, लेकिन क्या सिर्फ तख्ता पलट ही वजह है उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की? नहीं, क्योंकि 80 के दशक का जो ईरान इराक युद्ध था वो भी तो एक बड़ा फैक्टर था, है ना? वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1980 से 88 तक चले ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने खुलकर इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का साथ दिया। हाँ, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। सद्दाम ने ईरान पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया और दुनिया चुप रही। उस 8 साल लंबे युद्ध ने ईरान के नेतृत्व को सर्वाइवल का एक बहुत कड़वा सबक सिखाया। क्या सबक? उन्होंने देखा कि इस दुनिया में जो देश कमजोर हैं, उन जिनके पास कोई अल्टीमेट हथियार नहीं है, उन्हें आसानी से कुचल दिया जाता है। बाद में उन्होंने यही चीज लिबिया में गद्दाफी और सीरिया में असद के साथ होते हुए देखी। अच्छा, तो ईरान समझ गया कि अगर अपना वजूद बचाना है तो पारंपरिक सेना काफी नहीं है। बिल्कुल, उन्हें एक शील्ड चाहिए, एक ढाल चाहिए, और वो ढाल है उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। उनके लिए ये दुनिया पर हमला करने का साधन नहीं, बल्कि खुद को बचाने की गारंटी है। अब मुझे वो 2015 वाली JCPOA डील समझ आ रही है। उस डील में क्या हुआ था कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम धीमा कर दिया था। हाँ, उस डील में ईरान इस बात पर राजी हुआ था कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को बहुत निचले स्तर पर रखेगा, जिससे वो बम ना बना सके। बदले में अमेरिका और यूरोप उन पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटा लेंगे। तो एक तरह से ये भरोसे की शुरुआत थी। जी, शुरुआत तो थी। लेकिन फिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उस भरोसे को तोड़ दिया। हमारे नोट्स दिखाते हैं कि उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर रणनीति के तहत अमेरिका को उस डील से बाहर निकाल लिया। उनका तर्क था कि ये डील ईरान को रोक नहीं रही है। हाँ, और जैसे ही अमेरिका पीछे हटा, ईरान ने भी अपने यूरेनियम को एनरिच करना शुरू कर दिया और उसे 60% तक ले गए, जो कि हथियारों के स्तर के बहुत करीब है। बिल्कुल। और यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने 2026 के इस महायुद्ध की जमीन तैयार की। तो चलिए अब उस टाइमलाइन पर आते हैं जिसने दुनिया को किनारे पर ला खड़ा किया। जनवरी 2020, अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी। हमारे नोट्स बताते हैं कि सुलेमानी कोई आम जनरल नहीं थे।
वो पूरे मिडल ईस्ट में ईरान के हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क को चलाने वाले मुख्य रणनीतिकार थे। सुलेमानी की मौत ने ईरान के अंदर एक भूचाल ला दिया। ये उनके लिए एक सीधा युद्ध का ऐलान था और ये तनाव लगातार बढ़ता गया, जिसका चरम हमें जून 2025 में दिखा, जिसे सैन्य इतिहास में 12 डे वॉर या 12 दिन का युद्ध कहा गया। हाँ, और इसी दौरान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च हुआ। दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स जैसे नतांज और फोर्डो पर भारी बमबारी की। ये वो साइट्स थीं जो पहाड़ों के नीचे गहराई में बनाई गई थीं। जी। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसी युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई ने सत्ता संभाली। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ईरान के अंदर कैसी अफरा तफरी मची होगी। एक तरफ उनके सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो रहे थे, दूसरी तरफ उनके सर्वोच्च नेता की मौत हो गई। हाँ, लीडरशिप वैक्यूम। और इसका असर जमीन पर दिखा। जनवरी 2026 आते आते ईरान की सड़कों पर 1979 के बाद के सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। और ट्रंप ने इन प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन करते हुए ईरान में सैन्य दखल तक की धमकी दे डाली। इसके बाद फरवरी 2026 में अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ। बिल्कुल। इसका मकसद बड़ा साफ था, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता, उनकी नेवी और बचे-कुचे न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना। ईरान की पारंपरिक सेना को भयानक नुकसान पहुंचाया। हवा में या खुले समुद्र में ईरान के पास अमेरिका का सामना करने की कोई ताकत नहीं बची थी। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। ये मेरे लिए पूरे रिसर्च का सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा है। क्या? देखिए, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी हो चुकी है, उनका सुप्रीम लीडर मारा जा चुका है, देश के अंदर भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी नेवी और मिसाइल सिस्टम तबाह हो रहे हैं। किसी भी सामान्य स्थिति में कोई भी देश घुटने टेक देता, सरेंडर कर देता, लेकिन ईरान ने ऐसा क्यों नहीं किया? एक लगभग बर्बाद हो चुका देश अमेरिका जैसी महाशक्ति से वापस कैसे लड़ रहा था? क्योंकि ईरान जानता था कि अगर वो अमेरिका से आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा तो वो 48 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। अच्छा। इसलिए उन्होंने असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असम्मित युद्ध की रणनीति अपनाई। उनकी सोच बहुत साफ थी, हम तुम्हें मिलिट्री से नहीं हरा सकते, तो हम इस युद्ध की कीमत को इतना असहनीय बना देंगे कि तुम खुद पीछे हट जाओ। ओहो, और यहीं पर हॉर्मूज का वो 34 किलोमीटर का चोक पॉइंट वापस कहानी में आता है। बिल्कुल। ईरान ने अपनी बची हुई ताकतों का इस्तेमाल किया। उन्होंने हॉर्मूज को माइन से भर दिया। कुवैत और यूएई की तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन से अचूक हमले किए जी। यहाँ तक कि यमन में अपने हूती सहयोगियों के जरिए बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य, जहां से यूरोप और एशिया का व्यापार होता है, उसे भी बंद करने की धमकी दे दी। मतलब उन्होंने लड़ाई को युद्ध के मैदान से निकालकर ग्लोबल सप्लाई चेन और इकोनॉमिक्स के मैदान में धकेल लिया। सही कहा। अगर अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें आम नागरिकों की जेब खाली करने लगेंगी तो अमेरिका के अंदर ही राष्ट्रपति पर युद्ध रोकने का राजनीतिक दबाव बनेगा। ये तो बहुत सोची समझी चाल थी, एकदम सही। और हालात इतने बिगड़ गए थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बीच बचाव करना पड़ा। अच्छा। हाँ, उन्होंने मध्यस्थता की और कूटनीति के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा ताकि किसी तरह से बातचीत शुरू हो सके। तो जब अप्रैल 2026 में ट्रंप ने वो ट्वीट किया कि तुम्हारी पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, तो क्या वो सिर्फ गुस्से में दिया गया बयान था? नहीं, क्योंकि हमारे दस्तावेज बताते हैं कि उसी समय अमेरिकी सेना ने ईरान के मुख्य तेल टर्मिनल खार्ग द्वीप पर हमला किया था, जिसमें 4 ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए थे। देखिए, ट्रंप का वो बयान सिर्फ सैन्य हताशा का नतीजा नहीं था। दरअसल ईरान ने अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक वार अभी किया था। क्या वार? जब बम और मिसाइलों से बात नहीं बनी तो ईरान ने एक ऐसा आर्थिक दांव चला जिसने पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका की नींव हिला दी। आप बात कर रही हैं हॉर्मुज ट्रांजिट टोल की। ये इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। जी हाँ, ईरान ने घोषणा कर दी कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक जहाज को अब $2 मिलियन का टोल देना होगा। बाप रे, $2 मिलियन। लेकिन असली झटका ये नहीं था कि वो पैसे मांग रहे थे। असली झटका ये था कि उन्होंने कहा कि ये टोल डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में देना होगा। रुको, मुझे इस हिस्से को थोड़ा और समझने दीजिए। वे युआन ही क्यों मांग रहे थे? क्या ये सिर्फ अमेरिका को चिढ़ाने के लिए था या इसका कोई बहुत बड़ा आर्थिक इम्पैक्ट है?
ये कोई छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं है। ये सीधे तौर पर दुनिया के पेट्रो डॉलर सिस्टम के दिल पर खंजर मारना है। पेट्रो डॉलर सिस्टम? हाँ, इसे ऐसे समझिए, 1970 के दशक से दुनिया का लगभग सारा तेल व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता आया है। और इससे अमेरिका को क्या फायदा होता है? बहुत बड़ा फायदा। चूंकि हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, इसलिए पूरी दुनिया को मजबूरन अपने रिजर्व में डॉलर जमा करके रखना पड़ता है। अच्छा, तो इससे डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल। इससे डॉलर की एक आर्टिफिशियल डिमांड यानी कृत्रिम मांग बनी रहती है, और इसी ताकत की वजह से अमेरिका कितने भी ट्रिलियन डॉलर का कर्ज ले सकता है, बेतहाशा पैसे छाप सकता है, और फिर भी उसकी अर्थव्यवस्था डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया उस डॉलर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओहो, मतलब अगर तेल डॉलर की बजाय किसी और करेंसी जैसे युआन में दिखने लगे तो डॉलर की वो मांग अचानक गिर जाएगी। एकदम सही। और अगर डॉलर कमजोर हुआ तो अमेरिका की सुपर पावर वाली हैसियत रातों रात ढह जाएगी। बिल्कुल। ईरान का ये कदम सिर्फ एक टोल वसूलने का तरीका नहीं था। ये चीन, रूस और ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर दुनिया को डी-डॉलराइज करने यानी डॉलर के चंगुल से आज़ाद करने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मतलब वो एक नई दुनिया बना रहे थे। हाँ, वे एक नई मल्टीपोलर दुनिया बना रहे थे जहाँ कोई एक बॉस ना हो। अब मुझे वो बात समझ आ रही है। ट्रंप ने इसके जवाब में कहा था कि टोल कलेक्ट करने का अधिकार हमारा है। तो क्या ये पूरी मिलिट्री स्टैंड ऑफ, ये मिसाइलें, ये विमान वाहक पोत, क्या ये सब असल में एक बहुत बड़ी बैंकिंग और करेंसी की लड़ाई का मुखौटा है? दस्तावेज यही इशारा करते हैं। अगर हम इस पॉइंट पर आकर तीनों मुख्य खिलाड़ियों के असली मकसद को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अमेरिका का मुख्य लक्ष्य अब सिर्फ ईरान को हराना नहीं है, बल्कि डॉलर की सत्ता या डॉलर हेजेमनी को बचाना और दुनिया के अहम तेल मार्गों पर अपना नियंत्रण कायम रखना है। और इजराइल, उनका इस इकोनॉमिक लड़ाई से तो कोई सीधा लेना देना नहीं है। हाँ, इजराइल का उद्देश्य विशुद्ध रूप से अपना अस्तित्व बचाना है। वो किसी भी कीमत पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और हिजबुल्लाह और हमास जैसे उनके प्रॉक्सी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। और ईरान का प्राथमिक लक्ष्य है खुद का वजूद बचाना। और इसके लिए वो समझ गए हैं कि अमेरिका को मिलिट्री से नहीं बल्कि उसकी करेंसी पर वार करके ही कमजोर किया जा सकता है। बिल्कुल, ये तीनों देश अपने अपने नजरिए से सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये पूरी की पूरी ग्लोबल चेस की गेम उस 34 किलोमीटर के संकरे समुद्री रास्ते पर आकर टिक गई है। तो आज के इस गहन अध्ययन से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि दुनिया में जो लड़ाइयां बाहर से लोकतंत्र की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा या आतंकवाद के खिलाफ एक बड़े धर्मयुद्ध की तरह पेश की जाती हैं, उनकी असली जड़ें बहुत गहराई में तेल के रास्तों पर कब्जा करने और दुनिया के करेंसी के वर्चस्व को बचाए रखने में धसी होती हैं। और ये जानना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि हॉर्मुज़ पर होने वाले फैसलों का असर सिर्फ व्हाइट हाउस या तेहरान के बंद कमरों तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। इन्हीं फैसलों से ये तय होता है कि दुनिया भर के आम लोगों के जीवन में महंगाई कितनी बढ़ेगी, जी, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था कैसे सांस लेगी, और हम जो अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाते हैं उसकी कीमत क्या होगी। ये 34 किलोमीटर का रास्ता महज पानी का टुकड़ा नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की जुगलर वेन है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सबक जो हमें वापस उस ईस्टर संडे के दिन और उस ट्वीट पर ले जाता है, जब हम देखते हैं कि कैसे एक देश जिसके पास अमेरिका के मुकाबले ना के बराबर सैन्य ताकत है, सिर्फ अपने भूगोल और आर्थिक दांवपेच के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को घुटनों पर ला सकता है। तो एक बहुत ही गहरा सवाल ज़हन में उठता है। हाँ, अगर 21वीं सदी में एक संकरा सा जलमार्ग और करेंसी का बदलाव दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी को पंगु बना सकता है, तो क्या आज की दुनिया में सिर्फ सैन्य ताकत या मिलिट्री डोमिनेंस होना जीत की गारंटी है? या फिर दुनिया जीतने के नियम अब इतनी बुरी तरह बदल चुके हैं कि मिसाइलों से ज्यादा ताकत एक चोक पॉइंट में बसती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।